Hello, imbibers. This is Tushar Patel, your physics expert, and welcome on Imbibe. So, कैसे हैं आप सभी? How you all? Hi तरुण. Hi class 9 के students, कैसे हैं आप सभी? So, कैसे चल रही है बेटा जिंदगी? In today's class, we are going to do gravitation in one shot. मस्त में पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज करने वाले हैं. So, do not let's get started with this particular chapter जहां पे हम एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे. Okay, without wasting any time, let's get started. Hi Tejal, hi Tarun, hi Surya, hello everyone. कैसे हैं आप सभी? ओके ग्रेट. जिंदगी अच्छी है. जी हाँ, जिंदगी तो बहुत बढ़िया है. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय इंट्रोडक्शन. मेरा नाम है तुषार पटेल एंड दिस इज योर फिजिक्स एक्सपर्ट. इट्स बीन मोर देन 7 years नाउ दैट आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 JEE NEET students, and now I am here to make you guys fall in love with this subject. Here is the index of entire gravitation chapter. आप देख सकते हैं पूरा का पूरा gravitation chapter. आज के इस क्लास में हम इसी को रिवाइज करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को. ठीक है, here we go. Here's the very first thing. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इस चैप्टर की शुरुआत होती है. न्यूटन ने हमें ग्रेविटी के बारे में आइडिया दिया था, जबकि ग्रेविटी के बारे में हमें बहुत पहले से आइडिया था. देयर वर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, इन सब ने हमें ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ बताया था. इवन कई इंडियन स्कॉलर्स ने भी ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन न्यूटन वाज द वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने ग्रेविटी को फॉर्मुलेट किया था. फॉर्मूला जो होता है ना, वो न्यूटन ने दिया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला. तो इसीलिए हम क्रेडिट न्यूटन को देते, अदरवाइज इंडियन हिस्ट्री में भी काफी कुछ इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो पृथ्वी सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है. तो ये हम सबको जो फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचती है ना, उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ऐसा बहुत समय पहले इंडियन स्कॉलर्स ने बताया था, जिसकी 5-6 सदियों बाद न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया दिया. तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है. इट इज वेरी मच अट्रैक्टिव इन नेचर. ये हमें न्यूटन ने और कहीं इंडियन स्कॉलर्स ने बताया. कोई भी जो दो मासेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं. उनका जो फोर्स होता है उन सबके बीच का, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मास 1 से भी, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मास 2 से भी. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. इवन आप यहां पे ऐसा बोल सकते हो कि दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है d, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. याद रहेगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. याद रखिए इसको. द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा 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 यही कहेगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर. ये कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस सिर्फ इतना नहीं कहेगा, स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा. ठीक है. हाय तरुण. बेटा, फोटोन हैज नो मास, देन व्हाई इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड? इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू whom? है तरुण? चलो बताओ मुझे, तब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ. तो हम अगर उन दोनों चीजों को कंबाइन करें तो आपको पता चलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. और फोर्स जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दोगे तो इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा, पर कांस्टेंट इज कैपिटल G. कैपिटल G का वैल्यू इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट्स वैल्यू वाज कैलकुलेटेड बाय कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेड बॉल एक्सपेरिमेंट, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, जिससे उन्होंने हमें कैपिटल G की वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी. द वैल्यू केम आउट टू बी 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दिस वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G. ठीक है. और कैपिटल G की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना हो तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया था, लेकिन कैपिटल G की वैल्यू को समझना हो कि कैपिटल G है क्या, तो आप सिंपली ऐसा करो. ये जो न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, इसी फॉर्मूले के अंदर m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉल विच इज 1 kg, m1 को भी 1 kg लो, m2 को भी 1 kg लो, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर सब्स्टिट्यूट कर दो. शुभ्रा. सो आप दोनों m1 की जगह 1 kg, m2 की जगह 1 kg, d की जगह 1 ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा F इज इक्वल टू G. F इज इक्वल टू G का मतलब होता है कि कैपिटल G विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट बिटवीन टू masses which are separated by 1 meter, and obviously those masses are of 1 kg.
समझ में आ गया? यानी कि कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दो 1 kg मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू है। when two unit masses are separated by 1 meter distance, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, that gravitational force is actually यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। और दो 1 kg के मासेस के बीच में जो 1 मीटर डिस्टेंस पर है उनके बीच में फोर्स की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, और यही वैल्यू कैपिटल जी को दी गई। समझा? सो कैपिटल जी दो 1 kg के मासेस के बीच का फोर्स है। हाय शुभ्रा, हाउ यू बेटा? ब्लैक होल अट्रैक्ट्स द लाइट। ब्लैक होल सबको ट्रैप कर लेता है, इवन लाइट को भी। समझा? समझा कि नहीं? लाइट उस स्पीड पे है इसलिए उसका वेव नेचर है, अगर वो कम स्पीड पे हो तो पार्टिकल नेचर भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। एवरी फोटोन हैज अ मास एज वेल। उसका फोटोन का मास जो होता है वो एक फॉर्मूला से दिया जाता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मास इज इक्वल टू ई एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, इससे उसका मास दिया जाता है। देयर इज वन मोर फॉर्मूला बट वो हम ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ते तो। ओके चलो, तो कैपिटल जी का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, इट केम आउट टू बी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अगर उस वैल्यू को देखो तो एक्चुअली में वैल्यू है 0.00000000667। आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि कितनी छोटी वैल्यू है। सो इन द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर कितना भी बड़ा हो, G की ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इन सब का वैल्यू कितना भी बड़ा, अल्टीमेटली इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ऑलमोस्ट जीरो एंड आंसर विल बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। समझ में आ गया? ओके, आई होप आपको समझा, याद रहेगा। तो कैपिटल G बहुत छोटा है, इसी रीजन से बड़े बड़े मासेस भी एक दूसरे पे इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं लगा पाते, इसीलिए आपको मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होती, इसीलिए हम सबको एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होती। क्यों? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अस इज नेग्लिजिबल, बिकॉज आवर मास इज ऑल्सो लेस, और उस छोटे से मास को भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा कैपिटल G से। सो आंसर विल ऑलमोस्ट बी जीरो। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ का मास विच इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 6 के बाद 24 जीरो, इतना किलोग्राम है, उतना हैवी मास अगर यहां पे आ जाएगा तो उससे ये जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर कुछ 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ऐसा कुछ आएगा, सिर्फ इतना सा। इसलिए अर्थ, इतना बड़ा अर्थ मेरे पे सिर्फ 75 न्यूटन का फोर्स लगा पाता है। सोचो कितना कम फोर्स लगा पाता है इतना बड़ा अर्थ, इतना हैवी अर्थ। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर ने हमें सिर्फ 4 ही फोर्स दी है। यस तरुण, वेरी नाइस। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आउट ऑफ दिस 4, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब देखो, इस पेन को मैं ऊपर लिफ्ट अप कर रहा हूं, इट इज सो इजी फॉर मी टू लिफ्ट इट अप। और जब मैं इस पेन को ऊपर लिफ्ट अप कर रहा हूं, एक्चुअली मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको ऊपर खींच रहा हूं, तो मैं ग्रेविटी को इतना आराम से ऊपर लेके जा सकता हूं। समझ में आ गया है ना बेटा? तरुण, वो तो 1 kg के मास के ऊपर है, मेरा मास 1 kg नहीं है ना, तो मैं अपने ऊपर का वेट बता रहा था। अगर आप सभी को समझा हो तो मैंने अपना वेट भी बता दिया उसमें। एनीवेज वेज, आपको एक छोटा सा सवाल का जवाब सुनिए, इधर बताइए। अगर ये दो मासेस है, उनके बीच का डिस्टेंस, ना तो मैं मासेस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ना डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, बट ये दो मासेस पहले एयर में थे, अभी वो दोनों को वाटर में डाल दिया, तो मुझे बताओ क्या उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा कि सेम रहेगा? दो मासेस एयर में है, बीच में एयर है, इन दो मासेस के बीच में वाटर है, इन दो मासेस के बीच में एयर है, मासेस की वैल्यू सेम है, मासेस के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। बताओ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन विच ऑफ द पेयर विल बी ग्रेटेस्ट, है ना? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन विच ऑफ द पेयर विल बी ग्रेटेस्ट, किसी के बीच में नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल मीडियम। दो मासेस के बीच में वाटर हो, कि दो मासेस के बीच में एयर हो, कि दो मासेस के बीच में वैक्यूम हो, कि दो मासेस के बीच में एक तीसरा मास बैठा हो, डज नॉट मैटर। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस
जस्ट डिपेंड ऑन दोज टू मासेस ओनली। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के हमने पढ़ लिया। अभी कैपिटल जी जो है उसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। कैपिटल जी का नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी का फॉर वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको इसका यूनिट बताना है। इसका यूनिट कैसा है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या ये आपका फॉर्मूला है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का? इसमें डी स्क्वायर को इधर ले लो, एफ डी स्क्वायर हो जाएगा gm1m2 इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो m1 m2 भी नीचे ले लो, तो g विल बिकम एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यूटन। फोर्स का यूनिट इज न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट इज मीटर, तो डिस्टेंस स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। m1 is kg, m2 is also kg, तो kg into kg is kg square। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G। आई होप आप सभी को समझा कि नहीं बेटा? आई होप आप सभी को समझा ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ कि ना? ठीक है, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आप इस चीज को भूलिएगा मत कैसे हुआ ये। अब टाइड्स क्यों आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि हाई टाइड और लो टाइड ये दो टाइप की टाइड्स होती हैं। एक्चुअली में ना टाइड्स काफी उसके भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, हाई टाइड और लो टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड भी होती है, ऐसा सब कुछ होता है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे है ना। तो हाई टाइड और लो टाइड ये क्यों होता है? हाई टाइड और लो टाइड का मतलब क्या है? पानी का लेवल एक डेजिग्नेटेड लेवल से बहुत कम हो जाए तो हम बोलते हैं कि वाटर लेवल डिक्रीज हो गया, ये लो टाइड है। वेव्स तो चलती रहेगी समंदर में, वो नहीं, उन वेव्स के साथ भी लेवल कम हो गया पानी का। पानी का लेवल एक डेजिग्नेटेड लेवल से, नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। अब ये पानी का लेवल बढ़ता कम होता है उसी को हम टाइड कहते हैं। टाइड पीरियोडिकली थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे आती रहती है। टू बी प्रिसाइज हर 6 घंटे पे एक टाइड आती है। हर 6 घंटे बाद हाई की लो, लो की हाई होगी। हर 12 घंटे बाद वापस लो टाइड रिपीट होगी। हर 12 घंटे बाद वापस हाई टाइड रिपीट होगी। और ये हाई टाइड यानी वाटर लेवल जो है एडवांस करना, और लो टाइड मतलब वाटर लेवल रिसीड करना, कम हो जाना। ठीक है, टाइड्स की कॉजेज क्या है? तो सबसे पहला ग्रेविटेशनल पुल बाय द मून, यही एक मेन कॉज है कि हमारा जो अर्थ मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करके उसको होल्ड करके रखता है। लेकिन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तो स्ट्रांग है कि पूरे अर्थ को ना अट्रैक्ट कर पाए, तो अर्थ के जो इतना सारा पानी समंदर में एक साथ में भरा हुआ है उस पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो इसी को हम बोलते हैं सबसे पहला रीजन फॉर ग्रेविटेशन, सबसे पहला रीजन फॉर टाइड्स। टाइड का सबसे पहला रीजन क्या है? मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाकी और भी अर्थ का रोटेशन है, और हम अगर कहें अर्थ का रोटेशन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, ये सब कुछ भी रीजन है, लेकिन मेन रीजन है ये मून का ग्रेविटेशनल पुल। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ कि ना? कम ऑन, लेट्स गो अहेड। हाई टाइड और लो टाइड होती कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जिस रीजन के सामने मून होता है तो वो क्या करता है, ऊपर से, यहां से, पीछे से, नीचे से, हर जगह पानी को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी वजह से वाटर लेवल यहां बढ़ जाता है। समंदर में तो बहुत सारा पानी है तो वाटर लेवल यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अर्थ जो है वो रोटेट भी तो कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहां पर भी पानी जो है यहां पर भी शिफ्ट होता है, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। तो दो जगह हाई टाइड है, जहां जहां मून है, यहां मून है तो उसके एग्जैक्टली सामने भी हाई टाइड है, क्योंकि ऑब्वियसली मून का ग्रेविटी इज पुलिंग दिस वाटर, और रोटेशन की वजह से इधर पीछे भी हाई टाइड है। तो मून जहां होता है उसके सामने भी हाई टाइड होती है, उसके पीछे भी हाई टाइड होती है। इससे मैं आपको एक चीज बहुत सिंपल बता सकता हूं कि मून होता है तभी भी हाई टाइड होती है, मून नहीं होता है तभी भी हाई टाइड होती है, रात को भी हाई टाइड होती है, दिन में भी हाई टाइड होती है। इसका मतलब हर 12 घंटे पे हाई टाइड रिपीट होती है। सोचो, अभी मून यहाँ है, अर्थ 12 घंटे बाद, अर्थ का जो हिस्सा, अफ्रीकन हिस्सा यहाँ है, अफ्रीका 12 घंटे बाद यहाँ आ जाएगा, फिर वापस 24 घंटे बाद जहां अफ्रीका था वहीं पहुंच जाएगा। तो अफ्रीका भी यहाँ है, यहाँ हाई टाइड है ना? यहाँ हाई टाइड है अफ्रीका के पास में। तो मुझे बताओ, अफ्रीका पे जो पानी आया वो कहां से आया? यहां से आया ना? समझ में आया? पैसिफिक ओशियन से आया। तो ये पैसिफिक ओशियन जो है, यहाँ का पानी अफ्रीका के साइड गया, यहाँ का पानी है अमेरिका के साइड, बीच में गया, नॉर्थन अमेरिका के साइड। तो आप देख सकते हो कि ये पानी यहां से यहां शिफ्ट हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हुआ।
तो थोड़ी देर बाद अफ्रीका यहां भी तो होगा 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे बाद जब अफ्रीका यहाँ होगा तो अफ्रीका पे लो टाइड होने वाली है, क्योंकि यहां से ही तो पानी यहां और यहां जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 12 घंटे बाद मून अफ्रीका जो यहाँ है वो 12 घंटे बाद अफ्रीका यहाँ होगा, तो वापस इस रीजन से पानी वापस अफ्रीका के साइड आ जाएगा, तो अफ्रीका पे वापस हाई टाइड हो गया। फिर वापस 12 घंटे बाद यहाँ पे वापस अफ्रीका आ जाएगा, यानी अफ्रीका यहाँ था, 24 घंटे बाद वापस अफ्रीका यहाँ आ गया, वापस यहाँ हाई टाइड आ गया। समझ में आ गया कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, हाँ कि ना? कम ऑन प्लीज टेल मी। आप एनिमेशन की मदद से देखो, यहाँ पे जहां मून होता है वहां हाई टाइड होती है, उसके पीछे भी हाई टाइड होती है। जहां मून है ना, देखो मून जहां है वहीं हाई टाइड है, उसकी बाजू वाले सारे रीजन में लो टाइड है। देखो अब आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि मून यहां है तो इस रीजन में हाई टाइड है, लेकिन यहां और यहां हाई टाइड नहीं है, क्योंकि वहीं से पानी यहां शिफ्ट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, याद रहेगा, इस वाटर बल्ज को ही बोलते हैं। बेटा सुनामी इज अ डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, बेटा वो नहीं है। सुनामी ऐसे नहीं आती हाई टाइड से। हाई टाइड जो है वो एक तरीके से सुनामी को एक ऐसी कंडीशन होती है तब हाई टाइड क्रिएट होती है, मतलब अंदर ही अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ समंदर के अंदर, हाई टाइड भी है, तब आप बोल सकते हो कि सुनामी जैसा कुछ सिनारियो हो रहा है। अदरवाइज ऐसे हाई टाइड तो रोज आती है, एक दिन में 2 बार हाई टाइड 2 बार लो टाइड आती है, हर 6 घंटे पे हाई लो हाई लो हाई लो चलती रहती है। समझ में आ गया? हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है, इस चीज को भूलिएगा मत। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपको डिराइव करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी मास सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो सेंटर ऑफ द अर्थ के टूवर्ड्स इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन दिस पॉइंट मास एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एक बॉडी है अर्थ, एक बॉडी है ये ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन देम विल बी कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। पहला मास इज अर्थ, m1 को मैं कैपिटल M लिखूं, दूसरा मास इज दिस ऑब्जेक्ट, उसको मैं स्मॉल m क्यों ना लिखूं, तो m2 को रिप्लेस कर दिया स्मॉल m से। डिस्टेंस बिटवीन देम इज द सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस, इट इज कैपिटल R, तो डिस्टेंस इज रिप्लेस बाय कैपिटल R। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये। और हम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है ना, उसी को हम हमारा वेट भी कहते हैं। वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको याद रखिएगा। तो वेट का फॉर्मूला mg, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gmm अपॉन r स्क्वायर, और इन दोनों को इक्वेट कर दो, mm गेट्स कैंसल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैपिटल G कैपिटल अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल G कैपिटल अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में आप देखोगे ध्यान से तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल m तो इस कैपिटल स्मॉल g के फॉर्मूला में है ही नहीं कहीं। मतलब मेरे पे, तुम्हारे पे, इस पेन पे, इस माउस पे, हर चीज पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली सेम है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है, हम पे डिपेंड करती ही नहीं है। समझ में आ गया? अर्थ पे अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, मून पे अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, मार्स पे अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। अर्थ पे हम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, मून पे 1.6 होती है, मार्स पे 3.4 होती है समथिंग। तो आप समझ सकते हो कि हर प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग 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 होती है, सेम नहीं होती। इस ही वजह से अगर हम दो जन साथ में कूदे तो हम दोनों सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे साथ में नीचे गिरेंगे। समझ में आ गया? वो अलग बात है तरुण, ठीक है, दैट इज वेरिएशन। तो आप याद रखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट और व्हाट प्लैनेट इज ऑल अबाउट। इसकी एवरेज वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर और 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अबव सी लेवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, हर जगह सेम नहीं रहती। वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है अर्थ का शेप। अर्थ का शेप प्रॉपर स्फीयर नहीं है तो हर जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं होगी अर्थ के सरफेस पे भी। दूसरा, अर्थ सरफेस से आप कितनी हाइट पे चढ़ोगे उस हाइट पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगी। अर्थ सरफेस से आप कितनी डेप्थ पे उतरोगे खड्डा खोद के उस डेप्थ पे भी डिपेंड करेगी। और तीसरा, अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेट भी तो कर रहा है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी
की वैल्यू अफेक्ट होती है। क्यों? कि अर्थ रोटेट करेगा, ग्रेविटी तो आपको अंदर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपको बाहर खींच रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अफेक्शन होता है। दूसरा, कहीं अर्थ स्लो हो गया, कभी फास्ट हो गया, ऐसा कभी हो गया तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें तो दो ही वेरिएशन इसमें सीखना है। सबसे पहला वेरिएशन ये है शेप ऑफ द अर्थ की वजह से। आप सभी को पता है कि अर्थ इज नॉट द परफेक्ट स्फीयर, इट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, यानी कि रेडियस एट द पोल, ये पोल के रीजन का जो रेडियस है, इसी को मैं अगर यहां कंप्लीट कर दूं तो इक्वेटर पे जो रेडियस बनेगा उसमें एक्स्ट्रा 21 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका इक्वेटर का रेडियस बनेगा। मतलब इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस के कंपेयर में 21 किलोमीटर से एक्स्ट्रा है, तो डायमेट्रिकली 42 किलोमीटर से एक्स्ट्रा हो गया। समझ में आ गया? तो आप सभी को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि रेडियस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर, हेंस रेडियस ज्यादा तो ग्रेविटी कम होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेसर, और रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल इज लेसर, हेंस रेडियस इज लेसर, ग्रेविटी इज ग्रेटर, तो ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर। समझ में आ गया कि ये क्या हुआ क्या नहीं? तो आपको याद रखना है कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है, सिंपल एज दैट। ठीक है, नॉट 8 टाइम बेटा। ठीक है, ये भी बहुत इन जनरल है। अर्थ पे इक्वेटर पे ही हर जगह पे भी ग्रेविटी सेम नहीं होती है, इन जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको ये याद रखने के लिए मैंने एक दो लाइन यहां पे भी दे दी है, तो आप प्लीज इसे रीड कर लीजिए। कहां ग्रेविटी ज्यादा है? इक्वेटर, पोल पे। कहां ग्रेविटी कम है? इक्वेटर पे। याद रखिएगा प्लीज इसका। ठीक है, चलो अब एज वी गो अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला था ना, जी कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस जो था ना वो सेंटर से लेके सरफेस तक का, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सेंटर ऑफ द बॉडी तक का डिस्टेंस था, वो ही उसी डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल था, इसलिए डी की जगह आर लिखा था। एक्चुअली वो डी होना चाहिए, है ना, तो यहां डी स्क्वायर फॉर्मूला होना चाहिए। अब अगर ये बॉडी यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया, तो ये जो डी की वैल्यू है वो तो बढ़ेगी, डी की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एज वी गो अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, as we go above the surface of the earth, g will start decreasing। याद रहेगा। इसी तरह से मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बात बता दूं कि जितना हम surface of the earth से नीचे जाएंगे towards the center of the earth, उतना g का वैल्यू कम ही होता है। समझ में आ गया? आई होप आप सभी को समझा। सूर्या, तरुण, समझ में आ गया कि नहीं? एवरीवन कम ऑन प्लीज टेल मी। आप मैं जो बोल रहा हूं उस पर बात करो ना प्लीज, है ना? ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम फ्री फॉल के ऊपर आ जाते हैं। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट को आप यूनिफॉर्म भी बोलते हो कई जगह पे, तो व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि कोई ऐसा मोशन है जहां स्पीड बढ़ रही है सेम अमाउंट से, या स्पीड कम हो रही है सेम अमाउंट से, या ऑब्जेक्ट को जब छोड़ देते हो, ड्रॉप करते हो, तो जब नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करते हो तो उसकी स्पीड एक एग्जैक्टली सेम अमाउंट से कम होती जाती है, क्योंकि वो स्लो डाउन होते जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तभी भी वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट से स्पीड अप या स्पीड डाउन करती है। तो ऐसे केस के मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला मोशन, और उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस वैलिड होती है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है, where v is obviously final velocity, u is exactly initial velocity, a is an acceleration, t is time। समझा कि नहीं? तो इस हिसाब से हमारी ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस काम करती है। इन तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में एक बात बता दूं, ये वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन है, वीटी इक्वेशन बोल सकते हो आप। ये आपको तब अप्लाई करनी चाहिए जब आपको कोई भी जगह पे क्वेश्चन में ना तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना तो दिया है,
whenever displacement is not there use this second first equation. इसमें कहीं डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, देखो एस सेकेंड इक्वेशन इज डिस्प्लेसमेंट का टाइम के टर्म्स में इक्वेशन है, तो इसको हम एस टी इक्वेशन बोल सकते हैं। और ये इक्वेशन तब यूज करनी चाहिए जब आपको फाइनल वेलोसिटी से कुछ कंसर्न ही नहीं है, whenever you are not at all concerned with final velocity। थर्ड इक्वेशन में टाइम ही नहीं है, मतलब जब भी क्वेश्चन में टाइम की बात ही ना की गई हो तब आप यूज करिए थर्ड इक्वेशन, वी एस इक्वेशन। समझ में आ गया? ये आपको एक तरह से मेरा हिंट था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्री फॉल, सबसे पहली बार फ्री फॉल का एक्सपेरिमेंट किया गया था गैलीलियो के द्वारा, आई थिंक गैलीलियो ही थे, हाँ एरिस्टोटल ने भी किया था, बट हम गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पिसा से, ये देखो ये टावर इंक्लाइंड है तो उसने क्या किया, ऊपर गया, यहाँ से बॉल फेंक छोड़ दिया, ड्रॉप किया, दो चीजों को ड्रॉप करके देखा और यहाँ से हमें फ्री फॉल की बात शुरू हुई। फ्री फॉल जब भी होता है तो ऑब्जेक्ट को आप यूजुअली नहीं ड्रॉप ही करते हो। ड्रॉप करना मतलब धक्का नहीं मारना, तो इनिशियली उसको स्पीड आपने कितनी दी है, 0 दी है, क्योंकि आपने उसको धक्का नहीं मारा है। समझ में आ गया? अगर धक्का नहीं मारा तो इनिशियल स्पीड 0 है, तो u की जगह 0 रख दो। हु इज पुलिंग दैट बॉल, ग्रेविटी इज पुलिंग दैट बॉल, तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू g रख दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये रही इक्वेशन, u की जगह 0 रखिए पूरे में, a की जगह g रखिए, तो v इज इक्वल टू जी टी, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस। समझ में आ गया? इसमें जब आप किसी चीज को नीचे ड्रॉप कर रहे हो, इस इक्वेशन को एज इट इज यूज करिए। किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तब अपवर्ड मोशन के लिए इसी इक्वेशन को यूज करिए, u की जगह v लिख लीजिए सिर्फ, सॉरी v की जगह u लिख लीजिए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी उस केस में 0 होगी जब आप किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करोगे। अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन क्योंकि आप अभी क्लास 9 में ही हो, आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुभ्रा, रोहित, तरुण, समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं मास और वेट के बारे में। मास और वेट सेम है क्या? नहीं, दे आर डिफरेंट, दे आर वेरी मच डिफरेंट। अगर हमारा मास अर्थ पे 70 केजी है तो मून पे भी मास हमारा कितना होगा, वापस बताता हूं, मून पे भी हमारा मास 70 केजी ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर हमारा अर्थ पे वेट, अगर हमारा वेट ऑन दी अर्थ, अब देखोगे वेट अगर 686 न्यूटन है हमारा वेट ऑन दी अर्थ, तो वेट ऑन द मून 114 न्यूटन ही होगा। मतलब हमारा मास हर प्लैनेट पे सेम रहता है, वेट हर प्लैनेट पे सेम नहीं रहता है। वेट पूरे अर्थ पे भी हर जगह सेम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मास हमारे अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर भरा है ना, उसका मेजरमेंट है। वेट हमें अर्थ कितना पुल करा ना, वो है। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ। समझ में आ गया? तो वेट क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेजर्ड इन न्यूटन और केजी वेट। समझ में आ गया? मेजर्ड इन न्यूटन और केजी वेट। चलिए, नाउ देयर इज अ स्मॉल क्विज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी इस सवाल का जवाब दीजिए, आपको यहाँ पे अभी बताना है। आपको पता है कि नहीं, ये मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता भी हूँ। चलिए, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, आंसर करिए अभी क्या अभी। गिविंग यू सम टाइम, प्लीज आप इसे मैच द फॉलोइंग के जैसे सॉल्व करें। कम ऑन, डन।
चलिए, I'll show you the correct answer. आरोही, सृजन, रोहित, दुष्यंत, come on answer this question बेटा. सब ने अभी तक करेक्ट आंसर दिया है. श्याम, तरुण, सूर्या, शुभ्रा, वेरी नाइस बेटा. करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली वेट ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे तो वेट ऑन द मून मिलेगा. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो करेक्ट है. कौन सा वाला? ये वाला. ये रॉन्ग हो गया ना फिर तो. और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर ऑन द अर्थ देन द मून. ठीक है, याद रखिए इस चीज को. अब हमारा ग्रेविटी वाला पार्ट हो गया. अब हम बढ़ते हैं प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में. आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, या तो खिल्ला गाड़ने के लिए या किसी चीज को अंदर धक्का मारने के लिए आप उस चीज को सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो. जैसे कि अगर ये पेन, अगर एक नेल होती है, मुझे इसको यहाँ पे गाड़ना होता है तो मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करता है. ये परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हो. तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं. समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं इस एनिमेशन में, ये नेल का जो सरफेस है उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स देना, इसी को हम कहते हैं. सरफेस ऐसा है, फोर्स ऐसे दी जा रही है, इसी को हम कहते हैं थ्रस्ट. ठीक है, तो थ्रस्ट एक तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो फोर्स होती है उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं. तो आप देख सकते हो कि अगर ये ब्लॉक जो है नीचे वेट एक्सर्ट करे, सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो ये भी हम उसको थ्रस्ट बुला सकते हैं. क्योंकि थ्रस्ट एक तरीके से फोर्स ही है. अगर ये फोर्स ऐसी हो तो नहीं चल सकता. सिर्फ ऐसी वाली फोर्स चलती है जो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, तो उसे हम कहते हैं थ्रस्ट. आरोही, आप जब भी ग्रेविटी के अलोंग जाओ, आप जब नीचे जाओगे तो ग्रेविटी के साथ में जा रहे हो तब पॉजिटिव लोगो जी. जब भी आप ऊपर जाओगे तब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो, तब इसलिए नेगेटिव लोगे. समझ में आ गया आरोही? ठीक है. अच्छा, थ्रस्ट का यूनिट इज न्यूटन बिकॉज इट इज ऑल्सो अ फोर्स, राइट? इट इज जस्ट अ फोर्स बट परपेंडिकुलर फोर्स. तो जब भी हम किसी चीज को प्रेशर देने की ट्राई करते हैं तो हमें फोर्स देना पड़ता है ओवर सम एरिया. फोर्स डिवाइडेड बाय दैट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. लेकिन आपको एक खास बात बताता हूं प्रेशर के लिए ना. अगर मैं आपको बोलूं कि समझ लीजिए बच्चों कि ये है हमारे पास एरिया, 3 एरिया में ले रहा हूं. एक में फोर्स ऐसा है, एक में फोर्स ऐसा है, एक में फोर्स ऐसा है. तो मैं इन दोनों फोर्सेस को एज ऑफ नाउ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कि ये दोनों फोर्सेस को काउंट नहीं कर सकता प्रेशर का फॉर्मूला लिखने के लिए. मुझे यही फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा, तब जाके मेरा प्रेशर बनेगा. जो फोर्स है वो एरिया से परपेंडिकुलर होनी चाहिए. F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ये होता है रियल प्रेशर का फॉर्मूला. इसे मिस आउट मत करेगा. कोई भी फोर्स टेढ़ी मेढ़ी अगर किसी एरिया पे लगते हैं तो मुझसे प्रेशर नहीं निकालते क्लास 9 में. हमें एक्चुअली इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है फिर. ठीक है, इसीलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया को मैं सिंप्लीफाई करूं और किसी को कंफ्यूजन हो ही ना, इसीलिए मैं परपेंडिकुलर फोर्स का नाम ही थ्रस्ट रख देता हूं. और इसीलिए मैं प्रेशर का फॉर्मूला बोल दूंगा थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट मतलब ही हो जाता है कि फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो याद रखिए, परपेंडिकुलर फोर्स लिखने के लिए हमने फोर्स को थ्रस्ट नाम दे दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ही ना हो. क्या ये फोर्स अपॉन ये एरिया प्रेशर है? नहीं. ये फोर्स अपॉन ये एरिया प्रेशर है? नहीं, क्योंकि ये फोर्स और एरिया परपेंडिकुलर नहीं है. तो ये फोर्स और ये एरिया प्रेशर दे सकते हैं. समझ में आ गया बेटा? अब प्रेशर अल्टीमेटली तो है फोर्स अपॉन एरिया ही. तो फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर. तो आप इसे पास्कल भी बोल सकते हो. कैपिटल पी स्मॉल ए से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पूरा नाम पास्कल स्मॉल में लिख सकते हो. दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है, ब्लाइस पास्कल के नाम से इसको दिया गया है. पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. याद रखिए इस चीज को. ठीक है, अब हम फ्लूइड की तरफ जाते हैं. व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड कोई भी एक ऐसी चीज है जो फ्लो कर सकती है. सॉलिड्स फ्लो करते क्या? नहीं. लिक्विड्स फ्लो करते क्या? हाँ, तो लिक्विड्स आर फ्लूइड. गैसेस फ्लो कर सकती है क्या? हाँ, तो गैसेस आर फ्लूइड. तो जो भी चीज फ्लो कर सके वो होती है फ्लूइड. फ्लूइड्स खुद का शेप नहीं होता फ्लूइड का. जिस कंटेनर में फ्लूइड का रखोगे उस कंटेनर का शेप वो फ्लूइड ले लेता है. समझ में आ गया? हाँ कि ना? हाँ बेटा शुभ्रा, दोनों फॉर्मूले का मतलब एक ही है.
फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, मीनिंग मीन्स द सेम शुभ्रा। ठीक है, तो फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड, याद रखिए। फ्लूइड में होते हैं लिक्विड्स और गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने नजदीक नहीं होते, दे आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर सो वेल, एंड फॉर दैट रीजन दे आर इजी टू मूव, दे कैन फ्लो। ओके, तो याद रखें इस चीज को। अब मैं आपको ना यहाँ पे, अच्छा आपको ये बात पहले बता दो, गैसेस और लिक्विड्स ये दोनों फ्लूइड ही है, लेकिन लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से नजदीक होते हैं, इसलिए आप लिक्विड को एक जगह पे देख पाते हो, साथ में रहता है लिक्विड। लेकिन गैसेस में वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, इसीलिए आप उन सबको गैसेस को एक जगह नहीं देख पाते हो। तो लिक्विड्स ऑक्यूपाइज लेस स्पेस कंपेयर टू गैसेस। क्यों? क्योंकि गैसेस में दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रहती है। अब इसी स्पेस की वजह से हम एक कंसेप्ट के पास आते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, दो सेम बॉटल है, दोनों बॉटल के अंदर 1 लीटर ऑफ फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर है इस बॉटल में, और इसमें 1 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल है। आप मुझे बताओ ये जो तराजू है उसका पलड़ा किसकी बाजू झुकेगा? वाटर भारी होगा या ऑयल भारी होगा? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं बेटा। अगर आपने पहले के सेशन अटेंड किए हुए तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। कम ऑन, तो जवाब आना चालू हो गए हैं। देखिए फर्क ये है दोनों में, पलड़ा झुकेगा पानी के बाजू। क्यों? क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा है, पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कम जगह है कंपेयर टू दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल, हर दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल के बीच में ज्यादा जगह है, पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कम जगह, इसलिए पानी हैवी है। मैं आपको बेटा, गलत हो गए ना तरुण, रोहित, शिबरा, गाढ़ा होना इसका मतलब ये नहीं है, गाढ़ा होने का ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा डेंसर होना। ठीक है, आपको ऑयल चिपचिपा लगता है, गाढ़ा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। समझ में आ गया? आप प्लीज इस चीज को भूलिएगा मत। अब हम अगर देखें ध्यान से तो इस जगह पे ऑयल और वाटर दोनों का कंपैरिजन करके दिखाता हूं। वाटर का डेंसिटी है 1000 इन CGS यूनिट, ऑयल का डेंसिटी 950 समथिंग, 930 समथिंग है। 1 लीटर में, लीटर के हिसाब से, चलो डेंसिटी के एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से बताता हूं कि वाई वाटर इज हैवियर देन ऑयल। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, जस्ट अ सेकेंड। देख लीजिए, ये आपके लिए मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया। अब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से जरा ध्यान से देखोगे चीजों को तो आपको ये रियलाइज होगा कि वाटर का जो डेंसिटी है वो है 1 kg/लीटर। 1 लीटर ऑफ स्पेस में वॉल्यूम है 1 लीटर, उसमें 1 kg मास समा जाएगा वाटर का। ठीक है, लेकिन कुकिंग ऑयल की जब हम बात करते हैं, कुकिंग ऑयल, तब कुकिंग ऑयल क्या होता है बेटा, 0.93 kg ही समाएगा कितने में, 1 लीटर ऑफ स्पेस में। मतलब उस बॉटल, जो 1 लीटर की बॉटल, उसमें 0.93 kg ही ऑयल है, लेकिन 1 kg का पूरा वाटर है, तो 0.93 इज लेस देन 1 ना। समझ में आ गया? तो 1000 ग्राम पानी जम समाएगा 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम में, यहां 930 ग्राम पानी समाएगा 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम में। तो आप समझ लो कि इतनी ही जगह में ज्यादा मास बैठ गया है, इसलिए पानी हैवी है। डेंसिटी उसी को हम कहते हैं कि कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा मास समा जाए। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। डेंसिटी को ऐसे रो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया? हाँ कि ना? समझ में आ गया बेटा? हाँ कि ना?
याद रहेगा। तो इसलिए वाटर इज डेंसर देन ऑयल। तो वाटर 1 kg भरा है इसमें, लेकिन ऑयल सिर्फ 0.93 kg भरा है, यानी वाटर से थोड़ा सा कम। समझ में आया कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं श्याम, वो तो चीटिंग है ना, आप उस चीज को इस तरह से नहीं देख सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। सॉलिड्स के अंदर अब देखो तो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स है, लेकिन उस सब एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड्स में ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े 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 दूर है, इसीलिए उनके बीच में स्पेस है। गैसेस में तो बहुत सारे दूर 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 है, तो इसीलिए सॉलिड यूजुअली ज्यादा डेंसर होते हैं, लिक्विड उनसे कम डेंसर होता है, गैसेस उनसे कम डेंसर होती है। और अगर मैं आपको इसका कंपैरिजन समझाऊं तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि 1 मीटर का क्यूब ले लो, जिसकी साइड भी 1 मीटर हो, जिसकी हाइट भी 1 मीटर हो, जिसकी ब्रेथ यानी कि डेप्थ जो होती है ना ऐसे ब्रेथ, वो भी 1 मीटर हो। तो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का कोई बॉक्स ले लो, उस बॉक्स के अंदर हम पहले गोल्ड भरेंगे यहां, फिर उसी बॉक्स के अंदर हम अल्कोहल भरेंगे, फिर उसी बॉक्स के अंदर हम ऑक्सीजन गैस भरेंगे। समझ गए, तीनों डब्बे सेम साइज के हैं, लेकिन तीनों डब्बे जब सेम साइज के होते हैं तो उस ही डब्बे के अंदर 19,300 किलोग्राम का गोल्ड समा सकता है। कितना है, 19,300 kg ऑफ गोल्ड विल बी इनसाइड दिस बॉक्स ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। लेकिन उसी सेम डब्बे के अंदर सिर्फ 786 kg ऑफ एल्कोहल समाएगा, और उसी सेम डब्बे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो के आसपास यानी 1.4 kg ऑफ ऑक्सीजन गैस समाएगा। कितनी ज्यादा जगह ऑक्सीजन गैस ने भरी ऑक्यूपाई की होगी कि इतने बड़े डब्बे में सिर्फ 1.4 kg ऑफ ऑक्सीजन ही समाया। समझ में आएगा कि नहीं। तो ये है डिफरेंस, समझ में आ गया। दिस इज ऑब्वियसली लाइव बेटा। यशस्वी बेटा ये रिकॉर्डेड भी होगा, आगे आपको दिखेगा यशस्वी। हाँ यशस्वी, ठीक है। आई होप आपको समझा। वाई इज डेंसिटी एक्सप्रेस्ड इन सो मेनी यूनिट्स, उसका रीजन ये है, डेंसिटी के फॉर्मूला में होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट आपके पास केजी भी है, मास का यूनिट आपके पास ग्राम भी है, मास का यूनिट आपके पास पाउंड यानी एलबी भी है। तो मास के आपके पास बहुत सारे यूनिट है। सिमिलरली वॉल्यूम के भी आपके पास बहुत सारे यूनिट है, जैसे कि लीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या फीट क्यूब या डीएम क्यूब। तो आप अलग अलग यूनिट का कॉम्बिनेशन लेके बहुत सारे अलग अलग यूनिट बना सकते हो, जैसे कि केजी पर मीटर क्यूब, जैसे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि पाउंड पर फीट क्यूब, जैसे कि केजी पर डीएम क्यूब, या ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आप अलग अलग यूनिट बना सकते हो। आई होप कि आपको डेंसिटी के बारे में समझा। अब ये डेंसिटी का कंसेप्ट हमें समझने में हेल्प करता है कि कोई भी चीज पानी में या तो किसी भी लिक्विड में तैरेगी या डूबेगी, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज्यादा है तो डूब जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल है तो वो अंदर ही सब, मतलब क्या कह सकते हैं हम, सिंक होगा, लेकिन साथ में ही रहेगा अंदर, ऐसे डूबेगा नहीं, नीचे नीचे नहीं जाएगा, अंदर जाके सेटल हो जाएगा। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जैसे कि आप यहां देख सकते हो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ग्रेटर है, सॉरी लेसर है, हल्का है वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के कंपेयर में, तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो कितना परसेंट डूबेगा, ये समझने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी को लिक्विड की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में तैर रहा है कि नहीं। यूजुअली हम ये एक्सपेरिमेंट हमेशा वाटर के साथ करके देखते हैं, क्योंकि वाटर हमारे पास बहुत भरपूर अमाउंट में बैठा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, है ना, तो आपको जो मिलेगा वैल्यू वो होगा रिलेटिव डेंसिटी। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रिलेटिव टू द वाटर, समझ में आ गया।
और वो जो अगर आपको इसका आंसर, ये रिलेटिव डेंसिटी है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, यूनिट यूनिट गेट्स कैंसिल, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी गेट्स कैंसिल, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग इज बेटा, मैं आपको और थोड़ा इसमें डिटेल में जाता हूं। डेंसिटी की वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, 1 हो सकती है और ग्रेटर देन 1 हो सकती है। लेस देन 1 जब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ जाए, तो अगर इसकी वैल्यू 0.2 आ रही है तो आप मान लीजिए 0.2% सब्सटेंस डूबेगा। अगर इसकी वैल्यू 0.8 आ रही है रिलेटिव डेंसिटी की, तो वो जो चीज होगी वो 0.8 अमाउंट से डूब जाएगा, यानी 0.8 यानी 80%, 0.2 यानी 20%, 0.5 यानी 50%। पॉइंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आंसर आपका 0.8 है यानी 80% ऑब्जेक्ट डूबेगा, सिर्फ 20% फ्लोट करेगा। अगर आपका रिलेटिव डेंसिटी का आंसर 0.5 है तो 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करो, इट विल गिव यू 50। तो 50% डूबेगा, 50% तैरेगा। समझ में आ गया? बाकी अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है तो वो अंदर सबमर्ज होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली वो चीज डेफिनेटली डूब जाने वाली है, पूरी डूब जाएगी, उसमें पूछना ही नहीं कितनी डूबेगी, है ना। अब हम लिक्विड की वजह से प्रेशर की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हमारे ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड भरा हो तो हमें इस पूरे लिक्विड का वजन तो नीचे फील होगा ना। ये पूरा लिक्विड का वेट क्या इस एरिया के ऊपर एग्जर्ट नहीं हो रहा है, तो उस लिक्विड का वेट डिवाइडेड बाय दैट एरिया विल गिव यू द प्रेशर बाय दिस लिक्विड ऑन यू। अगर आप एक इमेजिनेशन से बताओ कि आप अगर यहां हो तो आपके ऊपर इतना भरा, इतना सारा लिक्विड, तो उतने सारे लिक्विड का वेट आपके ऊपर लगेगा ना, तो उस लिक्विड का वेट डिवाइडेड बाय दैट एरिया विल गिव यू द प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। तो जब आप समंदर में जाते हो, पानी में जाते हो, तो आपको अपने ऊपर जो वजन फील होता है, पानी का दबाव फील होता है, वो यही होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। उसे हम कहते हैं प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। द फोर्स इज अल्टीमेटली द वेट ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम ना, ये लिक्विड कॉलम की वजह से जो वेट है वही है आपको फोर्स। याद रहेगा फोर्स का फॉर्मूला मास टाइम्स ग्रेविटी। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है बेटा? एरिया इनटू हाइट, है ना, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो एरिया ऑफ द बेस या तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो आप इसको यूटिलाइज करो, कैसे करोगे? आप देखो आपने क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सा बात है। फोर्स को मास इनटू ग्रेविटी लिखा, नीचे एरिया का एरिया रहा, मास की जगह लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ग्रेविटी का ग्रेविटी एज इट इज। वॉल्यूम को एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट लो, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह लिख लिया एरिया इनटू हाइट, तो डेंसिटी रिमेन्स डेंसिटी, वॉल्यूम बिकम्स एरिया इनटू हाइट, ग्रेविटी बिकम्स ग्रेविटी, एरिया रिमेन्स एरिया। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है। अब एरिया एरिया गेट्स कैंसल, रो एच जी, ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड की वजह से आपके ऊपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। रो इज डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड ऑब्वियसली, एच इज द हाइट ऑफ दैट कॉलम। कितना आप नीचे हो समंदर में, पानी में कितना नीचे, उतना ज्यादा ही लिक्विड कॉलम होगा। ग्रेविटी, ठीक है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू श्याम, थैंक यू बेटा। करेंगे प्रतीक, नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है। प्रेशर इन द फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया बट इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। कितना एरिया है ना उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब आप नीचे ये एरिया छोटा होगा बड़ा होगा कितना होगा पर डिपेंड नहीं करता, वो कितनी हाइट का के ऊपर लिक्विड कॉलम है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अब लास्ट प्रिंसिपल है विच इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए आपको समझना पड़ता है बायंसी, द फोर्स ऑफ बायंसी। ये एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझते हैं। पहले के जमाने में, ये जब आपको पता है पहले कॉलोनाइजेशन होता था, राजा महाराजा का समय होता था, उस वक्त में यूरोपियन काफ़ी सारे किंगडम हुआ, यूरोप में काफ़ी सारे किंगडम थे, यहाँ पे भी थे ऑब्वियसली, बट ये स्टोरी यूरोप की है। तो कई सारे राजाओं के बीच में यही टसल चलता रहता था कि किसका मुकुट, किसका जो ताज है सर का, किसका जो क्राउन है वो कितना अच्छा हो, कितना प्योर गोल्ड का हो, कितना मस्त बना हो। तो यही कंपटीशन आपस में रहते थे, यही दिखावा चलता था, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था कि राजा जो सोनार होता है, जो गोल्ड से वो क्राउन बना के देता है, ठीक है, ज्वेलर, उसको अपना सोना, सोने का वो जो
उस वक्त में पत्थर होता था, तभी तो बिस्किट बनने की ऐसे सब नहीं थी, लेकिन वो पत्थर देता था सोने का कि लो मुझे क्राउन बना के दो। तो सोनार उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ सोना ले लेते थे। उनको समझ जाता था, सोनार को तब तक ये आ चुका था कि सोना और कॉपर ये थोड़ा मिक्स कर सकता है, सिल्वर को भी थोड़ा मिक्स कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जब सोने को पिघला के उसमें थोड़ा कॉपर और गोल्ड मिक्स कर दिया तो थोड़ा सोना जो बच गया वो सोनार का खुद का हो गया, उसका फायदा सोनार का खुद का हो गया। तो सोनार इस तरह से गोल्ड की चोरी करते थे। इसको पकड़वाने के लिए एक आइलैंड में, अभी मुझे नाम नहीं पता उस किंगडम का, उस किंगडम में एक यंग स्कॉलर रहता था जिसका नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को उस राजा ने काम दिया कि भाई तुम पता करो कि जो सोनार है ये हमें उसने जो क्राउन बना के दिया, क्या उसने उसमें कुछ चोरी की है कि नहीं है, पता करो। तो आर्किमिडीज ने बहुत दिमाग लगा, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक दिन वो बाथ टब में नहाने के लिए पैर रखता है, बाथ टब पूरा भरा हुआ था। जैसे उसने बाथ टब में पैर रखा, उसने देखा कि मैं जितना अंदर जाऊंगा उतना पानी बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में कुछ तो चमका। आर्किमिडीज चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका यूरेका, यानी मिरेकल मिरेकल मिरेकल। फिर वो भाग के राज दरबार में गया, उसने राजा को समझाया कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज है उसको जितना पानी में डालेंगे, जितनी जगह ये रोकता है उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो आप जैसे यहां पे देखोगे तो ये पत्थर यहां पे लटका हुआ है, ये पत्थर जैसे ही पानी के अंदर जाएगा, जितना वॉल्यूम, ये पत्थर का शेप रैंडम है, लेकिन अगर वो पत्थर जितनी जगह रुकता है एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकल जाएगा यहां से। आप यहां से उसका वॉल्यूम पता कर सकते हो, समझा। फिर आर्किमिडीज ने यही बात को बताया कि हम क्या करेंगे, प्योर गोल्ड से जो बना हुआ क्राउन है, और जो या तो हमारे पास में एग्जैक्टली जितना हमने गोल्ड दिया था उतना गोल्ड, और जो क्राउन बन के आया, अगर इन दोनों की डेंसिटी सेम नहीं हुई तो दोनों में दूसरा जो क्राउन बन के उसमें मिलावट है। यानी कि आपने अगर 1 kg का गोल्ड है जो आपने सोनार को दिया है, तो उस गोल्ड की जो डेंसिटी है वो उस क्राउन की गोल्ड की भी डेंसिटी के साथ मैच होनी चाहिए। अगर उस क्राउन की डेंसिटी अलग हुई यानी कि उसमें कुछ मिलावट हुई है। तो ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आर्किमिडीज ने सिंपल सा काम किया था। 2 बकेट लिए, असली वाला क्राउन और नकली वाला क्राउन दोनों डुबोए। असली वाला क्राउन और नकली वाला क्राउन जब दोनों सेम जगह रोकते हैं, लेकिन असली वाला क्राउन उसके कंपेयर में हैवी होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो फास्ट नीचे गिरता है। नकली वाला क्राउन धीरे धीरे नीचे गिरता है। यहीं पे सोनार की चोरी पकड़ी जाती है। तो ये बायंसी का कंसेप्ट उस वक्त में सबसे पहली बार आर्किमिडीज ने बताया, उसी को हमने बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि कोई भी चीज को आप जितना डुबाओगे उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायंसी फोर्स लगेगी। उस बायंसी फोर्स की वैल्यू होगी उतनी कि उस जगह पे जितना पानी था उस पानी का वजन होगा, उतनी ही उसके ऊपर बायंसी लगेगी। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को पानी में डुबोएंगे, अगर किसी भी चीज को हमने एयर में रखा है तो उसका कंप्लीट वेट है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उस चीज को पानी में डाल दिया तो उसका वेट अभी नीचे है लेकिन उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में बायंसी भी लग रही है। और ये बायंसी की वैल्यू यहां जितना पानी था, जो पानी यहां आ चुका, उतने पानी का जो वेट होता है ना, उतना बायंसी ऊपर लगता है। वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड, यहां जितना पानी था वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया, उतने पानी का वजन जो है वो उसके ऊपर बायंसी लगता है। यानी कि आपको पानी में आप अपने आप को हल्का क्यों फील करते हो, क्योंकि आपका वजन जो नीचे लग रहा है उसके सामने एक आपको अपर डायरेक्शन में बायंसी भी लग रही है, इसलिए आप पानी में अपने आप को हल्का फील करते हो। हवा में आपको ऊपर के डायरेक्शन में बायंसी फील नहीं होती है, इसलिए आप अपने आप को भारी फील करते हो। लेकिन पानी में आपका वेट नीचे भी है, ऊपर भी फोर्स है, दोनों फोर्स एक दूसरे को हल्का हल्का कैंसिल कर देगी, तो आपको अपर डायरेक्शन में कम फोर्स फील होगा, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम फोर्स फील होगा, आपको अपना वेट कम फील होगा। याद रख लीजिए बायंसी का वैल्यू कितना होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटी। ये होता है बायंसी विच इज इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेस्ड वाटर। याद रहेगा। बाइंड फोर्स मैंने आपको बता दिया, बाइंड फोर्स जो होता है वो टोटल आपको जो भी ऑब्जेक्ट जितना इतना ही डूबा है ना, तो इतने ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ये होता है बायंसी का फॉर्मूला। और जो वेट लग रहा है वो तो अलग ही है, वो ऑब्जेक्ट का वेट का तो फॉर्मूला आपको आता ही है।
समझ में आ गया? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको यही कहना चाहता है कि अपवर्ड फोर्स ऑफ अपवर्ड बाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। ये बॉल जब आधा अंदर डूबा तो इतने जगह से पानी निकल गया ना, तो इतना पानी जो है उसका वेट डेंसिटी इंटू दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी किसका? ऑब्वियसली लिक्विड का, क्योंकि वहां पे पहले लिक्विड था। डेंसिटी का साइन बेटा ये है, इसको रो बोलते हैं, रो, डी के द के जैसा, हिंदी में ड लिखते हैं ऐसे ही, ठीक है। वॉल्यूम का साइन बेटा वी है, वॉल्यूम वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, और अभी आपको वेलोसिटी के साथ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ पाया। फॉर एग्जाम्पल सबमरीन्स, पनडुब्बी, ये सरफेस के ऊपर भी रह सकती है, सरफेस के नीचे भी जा सकती है। सबमरीन और सबमर्सिबल में फर्क होता है। सबमर्सिबल एक छोटी सी सबमरीन होती है जो थोड़े से समय के लिए नीचे जाके ऊपर आ सकती है, लेकिन सबमरीन के अंदर बहुत सारा सामान, माल सामान भर के हम जाते हैं, कई महीनों तक भी हम अंदर रह सकते हैं पानी के। सबमरीन नीचे कैसे जाती है मैं समझाता हूँ। उसके अंदर दो टैंक होते हैं, इनको बैलास्ट टैंक कहते हैं, आगे और पीछे। इनके अंदर वैसे हवा भरी होती है, इसके अंदर पानी भरते जाओ, समुद्र में ढेर सारा पानी है, खोल दो ढक्कन वहां से तो अंदर पानी भर जाएगा, वो सबमरीन भारी हो जाएगी, सबमरीन नीचे डूबेगी। फिर जैसे आपको ऊपर जाना है तो अंदर आपको एक कंप्रेसर से गैस भरनी चालू करना पड़ेगा उस डब्बे के अंदर, वो बैलास्ट टैंक के अंदर, ताकि वो हवा अंदर जाए तो पानी निकलता जाए। तो जैसे ही वो हवा अंदर जाएगी, पानी निकल जाएगा, सबमरीन वापस हल्का हो गया, वो ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगा। अब दो बैलास्ट टैंक क्यों होता है सबमरीन में? आगे भी और पीछे भी, दोनों जगह बैलास्ट टैंक होने से वो ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर जा सकती है। अगर सिर्फ आगे ही बैलास्ट टैंक होता तो सबमरीन जो है वो ऐसे नीचे जाती और ऐसे ऊपर आती। जैसे कि आपने कभी बॉटल के साथ किया होगा, पानी से भरा हुआ बॉटल जो थोड़ा सा खाली हो, अगर आप उसको डालोगे पानी में तो वो नीचे ऐसा जाएगा और ऊपर ऐसा आएगा। आपको चाहिए कि सबमरीन ऐसे खड़ी ऊपर आए और खड़ी नीचे जाए, नहीं ना, तो उसको स्टेबिलिटी के लिए दोनों जगह आपको टैंक देने पड़ेंगे। समझ में आ गया? ये एक एग्जाम्पल है। आप कई बार ऐसा बाथ टब में किया जाता है, कि कई बार ऐसे रिसोर्ट में किया जाता है कि बाथ टब के अंदर सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि मैंने आपको बताया बायंसी जो लगती है, हम अगर बाथ टब में यहाँ बैठेंगे तो हमारे ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बायंसी लगेगी। ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड जो भी पानी है उसका डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। आपका साइज नॉर्मल पानी में जितना होगा उतना ये पानी में भी होगा, आप तो छोटे बड़े नहीं हो जाते, ग्रेविटी भी उतना होगा। लेकिन अगर मैं किसी तरह इस पानी का डेंसिटी बढ़ा दूं तो मुझे अपर डायरेक्शन में और बायंसी लगेगी, तो ये मेरे वेट को और काउंटर करेगा, मेरे वेट को कैंसल आउट कर देगा और मुझे हल्का फील होगा, तो मुझे अपना वेट कम फील होगा सॉल्टेड वाटर में। यही रीजन है कि अगर आपने कभी देखा हो तो डेड सी, आपको पता हो डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे सॉल्ट का लेवल बहुत ज्यादा है, तो कोई भी फिश या कोई भी ऐसी वाटर बॉडीज वहां नहीं रह पाती, जिंदा नहीं रह पाती, क्योंकि सॉल्ट लेवल बहुत ज्यादा है। लेकिन आप अगर उस डेड सी में जाओगे तो आप डूबोगे नहीं कोई भी तरह से, क्योंकि वहां वाटर का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आपको हमेशा तैराएगा। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल और आपको चेक किया जाएगा कि आपको डेंसिटी का कंसेप्ट समझा कि नहीं। बहुत सिंपल सवाल है। हमारे पास 3 अंडे हैं, एक ये और एक ये। अंडों को हमने पानी में डाल दिया है, एक ये वाटर, एक यहाँ पे डाला एक गिलास में और एक यहाँ पे डाला। ठीक है, अब देख सकते हो तीनों अंडे। यहाँ पे आपको हिंट देने के लिए क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि जैसे ही एग जो है वो पुराना होते जाएगा, उसके शेल, जो उसका कवर होता है, हार्ड कवर होता है कैल्शियम का बना हुआ, वो पोरस होता है, यानी कि छोटे छोटे छेद वाला होता है। जैसे हमारी स्किन पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होता है जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करती है, पसीना निकालती है। ऐसे ही उस अंडे के शेल में भी पोर्स होता है, छोटे छोटे छेद होता है, उसमें एयर अंदर जाती है। जैसे ही अंडा पुराना होते जाता है उसमें एयर अंदर जाती रहती है। तो हवा अगर अंडे के अंदर जाएगी तो अंडा हल्का होते जाएगा, अंडा अगर हल्का होगा तो अंडा फ्लोट करेगा। तो अब मैंने आपको काफी सारी हिंट दे दी, आप बताइए तीनों में से कौन सा एग है जो नया है, सबसे नया एग कौन सा इन तीनों में से, उस कंटेनर को आप सिलेक्ट करें जल्दी। Please select the egg which is the fresh one. Come on everyone.
I can see there are so many students answering the question. Pratik, Shubhra, super beta. Tarun, Tushan, Shyam, Rohit, very nice. यशस्वी, सूर्या, कहाँ गलत हो गए बेटा? क्विक एंड वेरी नाइस आंसर. कुछ बच्चे गलत हो गए बट दैट्स फाइन, इट्स ओके. जो भी अंडे नए होते वो डूब जाते क्योंकि उसमें हवा नहीं अंदर गई है. जो अंडे पुराने होते तैरते तो पुराने अंडे ऐसे खाना अवॉइड करिए. ठीक है. आई होप आपको डेंसिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा. मैंने स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कुछ आपको बताया. ये डेंसिटी, प्रेशर, सब कुछ आपको सिखाया. आर्किमिडीज ने क्या कहा. आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा. इसी तरह से आप हमारे साथ पढ़ते रहिए. लर्न पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स जो हम ले रहे हैं, ये क्लासेस तो मिलती है लेकिन इसके अलावा ये छोटे छोटे वीडियो से भी आप सीख सकते हो. आप कोई भी स्पेसिफिक बुक ओपन करके, एनसीईआरटी बुक ओपन करके, उस बुक के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर जाके, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हमारा आज का ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन है. ग्रेविटेशन के अंदर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके रिलेटेड बाय एंड सी ये सारे वीडियो भी मुझे मिल गए. और उसी के क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करना, तो नीचे प्रैक्टिस के ऊपर टैब भी मिलेगा. और जब चाहूँ मैं सीख लूँ तो मैं टेस्ट दे सकता हूँ मेरी मर्जी पे. आप जाइए, क्रिएट योर ओन टेस्ट पे क्लिक करिए. बाय जस्ट सिलेक्ट द चैप्टर, सिलेक्ट द सब्जेक्ट, सिलेक्ट द चैप्टर एंड टेस्ट इज रेडी फॉर यू. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू गिव द टेस्ट एनी टाइम, एनीवेयर, व्हेनेवर यू वांट. आई होप कि आप सबको ये चैप्टर बहुत प्यारा लगा. ग्रेविटेशन इज माय फेवरेट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग है. क्लास 11 में भी आप पढ़ोगे. नेक्स्ट चैप्टर विल बी वर्क एंड एनर्जी. मैंने ये ग्रेविटेशन आपको पढ़ाया, इसके काफी सारे क्वेश्चंस कराए, अभी मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया. वी आर डन फ्रॉम ग्रेविटेशन. ओके. बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एज द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. बेटा, तो हाइट जब हाफ ऑफ द रेडियस होगी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है. ग्रेविटी एट हाइट is equal to gravity on the surface of the earth into 1 minus d square 1. चलो एक काम करो, ऐसे लिखो इसको, r अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए बेटा. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा. r अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. सिंपल. ये ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे, ये ग्रेविटी की वैल्यू आपकी हाइट पे, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हाइट कितनी आपको बोली है आप वो डाल दीजिएगा. और अगर आपको ग्रेविटी ना पूछी जाए, वेट पूछा जाए, तो आप इसी फॉर्मूला को वेट एट द हाइट h इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस इज इनटू r अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. वेट के टर्म्स में भी सेम ही फॉर्मूला है. ठीक है. सो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा ये क्लास. हमारा MBibleLens ऐप डाउनलोड करें, चीज़ों को स्कैन करके 3D में पढ़ना शुरू करें. एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें. यहाँ पे आपको हमारे सारे क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलेगी. एंड एज यू ऑल नो, आई लव यू गाइस. इसी तरह से हमारे साथ पढ़ते रहिए. अपने सारे फ्रेंड्स को भी कहिए कि इस चैनल पे, इस MBib ऐप के ऊपर आके पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते. सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई, ताकि आप सभी के करियर को हम सीरियसली ले पाए. ठीक है. आई होप आप सभी इस वीडियो के बाद जो फीडबैक दी जाए, पूछी जाएगी, उसमें अच्छी फीडबैक दीजिएगा. जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वैसी फीडबैक दीजिएगा. और अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हो बच्चों, तो प्लीज़ MBib ऐप के ऊपर आ जाइए, www.mbib.com पे जाइए. MBib ऐप डाउनलोड करके सीधा इस क्लास को देखिए. यहाँ पे क्लासेस ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है. जैसे शुभ्रा, तरुण, श्याम, ये सब हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस सेशन टिल द एंड. इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए, मचाते रहिए. टिल देन कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.